India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे चिकित्सीय निगरानी जरूरी, एम्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। आसाराम ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को उदयनिधि स्टालिन की रिहाई का भरोसा दिया। अभिनेत्री त्रिशा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मामला हुआ था दर्ज, सरकार ने महिलाओं के हित में कार्रवाई को उचित बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ रिकॉर्ड पर स्वतः संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायाधीश आवास और मंदिर भी वक्फ संपत्ति में शामिल। यथास्थिति के आदेश के साथ कलेक्टर से भौतिक सत्यापन का निर्देश, सरकार और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी। एसएफआई नेता अभिमन्यु हत्या मामले में केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल पूरा करने को 4 महीने का वक्त दिया, कहा इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। पीड़ित की मां ने देरी को दी थी चुनौती। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. नीट यूजी 2026 परीक्षा के 6 अभ्यर्थियों ने अपनी ओएमआर सीट में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान उन्होंने जिन उत्तरों को ओएमआर सीट में चिन्हित किया, परिणाम घोषित होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध करा गई ओएमआर सीट में वे उत्तर अलग दिखाई दे रहे हैं। मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सभी 6 अभ्यर्थियों ने 600 से 650 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई ओएमआर सीट में दर्ज उत्तर परीक्षा में के दौरान उनके द्वारा भरे गए उत्तरों से मेल नहीं खाते हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि यह याचिका नीट परीक्षा से संबंधित है और 6 छात्रों का कहना है कि उन्होंने ओएमआर सीट में जो उत्तर भरे थे, एनटीए जो अब प्रति उपलब्ध करा रहा उसमें वे अलग दिखाई दे रहे हैं। वकील ने दलील दी है कि एनटीए ने ओएमआर सीट से संबंधित तथ्यात्मक त्रुटियों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया था, लेकिन उस समय कोई भी संगति नहीं दिखाई दे रही थी तथा कथित गड़बड़ी परिणाम घोषित होने के बाद सामने आई। उन्होंने कहा कि जब आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया था तब ओएमआर सीट सही थी, लेकिन परिणाम आने के बाद अंतर दिखाई दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था? वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने एनटीए को ईमेल भेजे और उसके कार्यालय भी गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि एनटीए कार्यालय में अधिकारियों ने उनसे कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएं क्योंकि उन्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं। पीठ में शामिल जस्टिस जॉय माल्य बागची ने पूछा कि क्या छात्रों ने निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति दर्ज कराई। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि आपत्ति दर्ज कराने की अवधि के दौरान कथित विसंगति सामने नहीं आई थी, इसीलिए प्रभावी आपत्ति दर्ज कराना संभव ही नहीं था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित अभी तक नहीं किया है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अपनी मेडिकल रिपोर्ट में कहा है कि स्वयंभू धर्मगुरु और दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी और देखभाल की जरूरत है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PV बराले की पीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करते के बाद कहा कि आसाराम की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा रिपोर्ट के पहले हिस्से में अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 24 घंटे डॉक्टरों की देखभाल की जरूरत बताई गई है। इसीलिए मामले को 6 अगस्त को दोबारा विस्तार से सुनवाई के लिए रखा जाएगा। यह मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई के उस आदेश के बाद दाखिल की गई जिसमें एम्स के निदेशक को विशेष डॉक्टरों की टीम गठित कर आसाराम का विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया। आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग साधिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया। इसी अपील के साथ उन्होंने मेडिकल आधार पर आंतरिक जमानत की मांग भी की। मामले के अनुसार अगस्त 2013 में आसाराम के एक नाबालिग अनुयायी को जोधपुर के मनाई स्थित आश्रम की कुटिया में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उसे धमकाया भी गया था। ट्राई कोर्ट ने इस मामले में आसाराम बापू के साथ छात्रावास अधीक्षक संचिता शिल्पी, स्कूल निदेशक शरद चंद्र को भी दोषी ठहराया। इसके बाद सभी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की। इसी साल मई में राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, किशोर न्याय अधिनियम 2000 और पास्को अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत आसाराम की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आसाराम ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें गंभीर आंतरिक रक्तस्राव की समस्या हो गई है, इसीलिए उन्हें मेडिकल के आधार पर आंतरिक जमानत दी जाए। राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 17 जुलाई को अदालत को बताया कि करीब 3 महीने पहले मेडिकल आधार पर जमानत मिलने के बाद आसाराम काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जमानत के समय दावा किया गया था कि उनकी हालत अत्यंत गंभीर है, लेकिन उसके बाद वे यात्रा करते दिखाई दिए। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना या स्वास्थ्य संबंधी स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद अदालत ने आसाराम का व्यापक मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में एम्स ने विस्तृत मेडिकल जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। केंद्रीय सशस्त्र बल यानी CAPF के लगभग 3000 कैडर अधिकारी पदोन्नति के नियमों और नए CAPF अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले कैडर अफसरों में शौर्य चक्र विजेताओं के अलावा महिला अधिकारियों के साथ CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB के कैडर अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल संसद में कुछ समय पहले पारित हुए CAPF यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अधिनियम 2026 के तहत IG के 50%, ADG के 76% और DG या विशेष DG के 100% पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित है। इस वजह से CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के अपने अधिकारियों की पदोन्नति में देरी और रुकावट आ रही है। केंद्र सरकार का यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महानिरीक्षक स्तर का IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम किया जाए ताकि कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिल सके, जिनकी पदोन्नति में देरी से इन बलों के मनोबल पर प्रतिकूल असर हो रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल में संसद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक अधिसूचित किया। इस कानून की धारा 3 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती और सेवा शर्तों
के विनियमन से संबंधित है, जिसमें धारा 4 केंद्र सरकार को अनुसूचियों में संशोधन का अधिकार देती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर संचालित करने वाली मेटा को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी को दिवंगत गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ने वाले कथित एआई जनित 2 वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस तुषार रावगेडला की एकल पीठ ने प्रतिवादी पत्रकार और उन विवादित वीडियो को दोबारा प्रकाशित करने वाले प्रतिवादी 3 को भी अगले आदेश तक इन वीडियो के प्रकाशन या पुनर्प्रकाशन पर रोक दिया है। अदालत ने शेरवानी को यह स्वतंत्रता भी दी कि वह भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति या संस्था इन वीडियो को फिर से प्रसारित करती है तो वह मेटा से उन्हें हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। यह आदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में पारित किया गया। शेरवानी का आरोप है कि एआई जनरेटेड वीडियो में झूठा दावा किया गया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल खत्म करने के लिए अतीक अहमद की मदद ली थी। बाद में अतीक अहमद को प्रभावशाली बनाने में सहयोग भी दिया। याचिका में कहा गया कि ये वीडियो पूरी तरीके से झूठे, मानहानि वाले और पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि मामले में सुनवाई योग्य आधार मौजूद है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मेटा को संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया और शेरवानी को आवश्यकता पड़ने पर मामले में संबंधित पक्षों को भी प्रतिवादी बनाने की अनुमति प्रदान की। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि पुलिस हिरासत में लिए गए डीएमके नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। उदयनिधि स्टालिन को सुबह अभिनेत्री त्रिशा से संबंधित कथित टिप्पणी के मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया। राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने अदालत को बताया कि सरकार का स्टालिन को हिरासत में रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह केवल महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए डिटेन किए गए थे। एडवोकेट जनरल ने जस्टिस जी.के. इलेंथ्रियन की पीठ में कहा कि उदयनिधि स्टालिन को आज ही पुलिस स्टेशन से बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत उदयनिधि स्टालिन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित एक रैली के दौरान कुछ टिप्पणियां की। यह टिप्पणी उस समय की गई जब भीड़ का एक हिस्सा त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रहा था। आरोप है कि स्टालिन ने इसके बाद जवाब में यौन संकेत वाला बयान दिया। इन टिप्पणियों का सत्तारूढ़ टीवीके और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद टीवीके की तरफ से तंजावुर में शिकायत दर्ज कराई गई और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि उस याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही मंगलवार सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है जिस पर आरोप लगाया गया था कि जोधपुर में न्यायाधीशों के सरकारी आवास, स्कूल, कॉलेज, मंदिर और कई अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को आधिकारिक रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया गया है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामला दर्ज किया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राजस्व अभिलेखों में अलग स्थित होने के बावजूद कई बड़ी संपत्तियों को वक्फ गजट के रूप में दर्ज कर उम्मेद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में अपलोड कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, न्यायाधीशों के सरकारी आवासों, अनेक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत वक्फ रिकॉर्ड में शामिल किया जाना केवल स्वामित्व या कब्जे के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे गंभीर कानूनी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अदालत ने इन संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार के नामांतरण, हस्तांतरण, पट्टा
लाइसेंस, निर्माण, ध्वस्तीकरण या उनकी भौतिक या कानूनी स्थिति में बदलाव पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने जोधपुर के जिला कलेक्टर को सभी राजस्व रिकॉर्ड सुनिश्चित करने, सुरक्षित रखने और संबंधित भूमि विवाद का फोटो और जीपीएस विवरण सहित भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया। राजस्थान वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित संपत्तियों को वक्फ गजट और उम्मेद पोर्टल में शामिल किए जाने से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड अदालत में प्रस्तुत करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से भी उम्मेद पोर्टल के लिए किए गए कथित डाटा एंट्री कार्य के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि वक्फ अधिनियम की प्रक्रिया का पालन किए बिना और प्रभावित पक्षों को नोटिस दिए बिना किसी संपत्ति की कानूनी स्थिति बदलने की एकतरफा प्रविष्टि की जाती है तो इसे मनमानी और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर संपत्ति के वंचित किए जाने जैसी गंभीर संवैधानिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। केवल धार्मिक दावे के आधार पर किसी संपत्ति को स्वामित्व का दर्जा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले को शामिल संपत्तियों की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, जोधपुर के संबंधित स्थानीय पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर अपीली अधिकरण या आईटैट द्वारा आदेश सुनाने में बार बार हो रही देरी और आयकर अपीली अधिकरण नियम 1963 के नियम 34 के तहत निर्धारित 90 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। 31 जुलाई को पारित आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम अंगाड़ की खंडपीठ ने आईटैट के सभी पीठों को निर्देश दिया कि वे नियम 34 के तहत निर्णय सुनाने के 90 दिनों की अधिकतम समय सीमा का सख्ती से पालन करें। अदालत मुंबई निवासी राजेश आर हेमराजानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी अपील पर 3 बार पूरी बहस हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 90 दिनों की वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद 2 बार पीठ ने बिना निर्णय ही मामले को जारी सूची से मुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थिति न्यायिक विवेक को झकझोरने वाली है। अदालत ने कहा कि 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। तब निर्णय सुरक्षित रखने के बाद बिना फैसला दिए मामले को छोड़ देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी पक्षकार बार बार ऐसी न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कब तक सहन करेगा। वर्तमान मामले में तीसरी बार बहस पूरी हो चुकी है और निर्णय की समय सीमा भी जल्द समाप्त होने वाली है, इसीलिए इस स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 बार सुनवाई होने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकलने से याचिकाकर्ता अत्यंत निराश है। अदालत ने सभी आयकर अपीली अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सुनवाई पूरी होने के 60 दिनों के भीतर निर्णय सुनाने की तारीख निर्धारित करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों में भी निर्णय अधिकतम 90 दिन तक अवश्य सुना दिया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने 2018 के छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता अभिमन्यु की हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए एर्नाकुलम प्रधान सत्र न्यायालय को 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश जस्टिस कौसर एडप्पागत ने पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे के निपटारे के लिए यह अंतिम विस्तार है, इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अभिमन्यु की मां ने साल 2024 में अपनी बेटी की हत्या से जुड़े मुकदमे की सुनवाई शुरू होने में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2025 को प्रधान सत्र न्यायाधीश को 9 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश दिया। हालांकि निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश ने समय सीमा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध किया। वहीं पीड़ित की मां ने भी मामले को शीघ्र निस्तारण के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय
को मुकदमा पूरा करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। 21 साल के अभिमन्यु की 1 जुलाई 2018 को एर्नाकुलम में स्थित महाराजा कॉलेज में राजनीतिक झड़प के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि धार्मिक विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट के सदस्यों ने कॉलेज परिसर में पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद अभिमन्यु और सफाई के 4 कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस हमले में अभिमन्यु की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोर्ट्स राउंडअप के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.